हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। साइंस की सेकेंड नंबर की क्लास को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग 51 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। विद्युत धारा टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। बेसिकली 2 टॉपिक आज हमें कवर करने हैं। देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हैं। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट न्यू है या पहली बार आए हैं, आप प्लेलिस्ट को ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा और साथ ही चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब द चैनल ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप एक बार से मैसेज कर लीजिएगा 8770803840 पर, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो। 51 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करें। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक यहाँ पर क्या होता है? न्यूमेरिकल कल भी हमने किए थे। वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता जो होती है इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ओम और मीटर। चलिए, गर्मी के दिनों में किसी तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित होता है, निश्चित नहीं होता है। तो गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि तार का प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है, और इसका जस्ट रिवर्स हम लोग देखें कि सर्दी के दिनों में तार का प्रतिरोध यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, हम लोग ये देखें कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, उसमें से एक ये भी होता है आपका तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में तार का प्रतिरोध यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। चलिए, ओम का नियम को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? प्रतिरोध को, विद्युत धारा को, ताप को, या इनमें से कोई नहीं। तो ओम का नियम जो है किसके लिए है? विद्युत धारा के लिए है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। घरों में जोड़े जाने वाले प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब कोई भी तार यदि जुड़ा हुआ है तो वो इस तरीके से समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा। समांतर क्रम, पैरेलल फॉर्म, इस तरीके से। ठीक है, तो समांतर क्रम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जो हमारी विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी को यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाली कौन है? विद्युत मोटर है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसका जस्ट रिवर्स, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला संयंत्र क्या कहलाएगा? यहाँ पर विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, वोल्ट मीटर या फिर अमीटर। विद्युत जनित्र कहलाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये सारे एनर्जी के जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। कुछ 12 से 13 फॉर्मेशन होते हैं ये। ठीक है, अभी 2 आपने पढ़ लिए, 2 और नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ऐसे करके आपकी सीरीज में हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत जनित्र बदलता है। लघुपतन या शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? लघुपतन, शॉर्ट सर्किट, है ना। तार में धारा का कम हो जाना, जब तार के अंदर धारा कम प्रवाहित हो रही है। 2 तारों का सटना, तारों का टूटकर नीचे गिर जाना है। तार में धारा का अधिक प्रवाहित होना। आपने 2 चीजें पढ़ी होगी, एक आपने शॉर्ट सर्किट पढ़ा है और एक आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में अपना ओवरलोडिंग, है ना। लघुपतन और अभिसरण करके 2 चीजें हमको पढ़ाई जाती थी। फिर हमने फ्यूज के बारे में भी पढ़ा था स्कूल टाइम में, अगर कुछ याद आ रहा हो तो। बाकी हम लोग यहीं पढ़ भी रहे हैं। शॉर्ट सर्किट होता क्या है? 2 तारों का सटना क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट कहलाता है। देखो, बेसिकली शॉर्ट सर्किट में होता क्या है कि यहाँ पर हमारा, अगर हम लोग तार की स्ट्रक्चर की बात करें, इसको ऐसे बनाते हैं, 1 सेकेंड, है ना। ये हमारा तार हो गया जो मेन फेज हम लोग बोल सकते हैं, और ये हमारा उदासीन तार या न्यूट्रल हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 2 तार आपने देखे, एक हमारा रेड कलर का है, ठीक है, जैसा अभी बनाया था, और एक कौन सा है? ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो अब 2, ये क्या होता है इस कंडीशन में, लघुपतन शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि यहाँ पर जो है अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा बहती है। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में जो करंट यहाँ पर फ्लो होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। तो 2 तारों का सटने का मतलब जो हमने अभी बताया कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसका मीनिंग क्या है, मतलब कैसे 2 तार यहाँ पर सट जाते? तो जब किसी कारण से, कोई भी कारण यहाँ पर हो सकता है जिसकी वजह से जो मेन वायर है आपका, जो मेन फेज है, वो आपके न्यूट्रल वायर से यहाँ पर जुड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लघुपतन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। इसमें क्या होता है कि एक साथ बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में करंट फ्लो होने लग जाता है, जिसके कारण उपकरण जो है गर्म होकर आग पकड़ सकते हैं और जल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो लघुपतन क्या है? बेसिकली 2 तारों का सटना है, क्योंकि मेन जो फेज है वो आपका न्यूट्रल से जाकर जुड़ जाता है, और अचानक से क्या होता है? एकदम से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाता है। इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं? फ्यूज लगाते हैं, क्योंकि एकदम से बहुत ज्यादा करंट आएगा तो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसका जो गलनांक है ना, वो काफी कम रखा जाता है ना। अभी हम लोग फ्यूज वायर को भी पढ़ लेंगे, फ्यूज को भी पढ़ लेंगे क्या होता है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। लघुपतन क्या होता है? दो तारों का सटना। अब क्वेश्चन नंबर 58 को देखिएगा। अधिक शक्ति वाले प्रतिरोधकों का उपयोग करने पर तार में धारा की मात्रा अधिक हो जाती है। अधिक शक्ति वाले प्रतिरोधक का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी वजह से जो है, जो वायर आप ले रखा है आपने, उसमें क्या होगा? धारा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जिसकी वजह से तार गर्म हो जाता है। ये चीज क्या कहलाती है? अतिभरण कहलाती है, जिसको ओवरलोडिंग हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। अतिभारण आपने नाम सुना होगा। क्या होता है इसके पीछे का रीजन? कि अत्यधिक धारा जो है यहाँ पर प्रवाहित होने लग जाती है। तो एक ही सॉकेट जो है कई युक्तियों से यहाँ पर संयोजित हो सकता है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग होती है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? एक ही सॉकेट के अंदर कई सारे डिवाइसेस को नहीं लगाना चाहिए, है ना, जिसकी वजह से क्या हो? ओवरलोडिंग नहीं हो। हम लोग कई सारी चीजें चला देते हैं ना, कि हमने पानी की मोटर चला रखी, हमने आटा चक्की चला दी, हम लोग टीवी भी देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें एट ए टाइम हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होती है? ओवरलोडिंग हो जाती है ना। तो उसी को क्या बोला जाता है? अतिभरण यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, किसी तार में प्रवाहित धारा को किसके थ्रू मापा जाता है? देखो, करंट को मापना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? अमीटर का प्रयोग करोगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमीटर। भारत में एसी की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो ये रहा आपका 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। किसी तार के विभवांतर को मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज के डिफरेंस को मापने के लिए हमेशा वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी तार का प्रतिरोध जो है ताप बढ़ाने पर, प्रतिरोध मतलब किसी भी तार का रेजिस्टेंस, अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, है ना, तो किसी तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। प्रतिरोध क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप यूं समझो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, है ना, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा मतलब कि उस तार में धारा नहीं प्रवाहित होगी, है ना। ठीक है, हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। और इसका जस्ट रिवर्स भी हो जाएगा। गर्मी की अपेक्षा सर्दी के मौसम में किसी तार का प्रतिरोध कैसा होता है ना। अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, कम होता है या बहुत कम होता है? तार का जो प्रतिरोध है बहुत ही कम होता है। पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार की अपेक्षा पतले तार में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कंपेयर यदि करें मोटे तार से। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, न्यूटन होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होगा, है ना, वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी हुई रहती है? हीलियम भरी रहती है, ऑक्सीजन भरी रहती है, ऑर्गन या CO2? ऑर्गन गैस भरी हुई रहती है। शुष्क सेल से हमें कौन सी धारा प्राप्त होती है? डीसी धारा प्राप्त होती है। और हमारे घर में आने वाली विद्युत धारा कैसी होती है? विद्युत धारा ऐसी होती है। देखो, इन जनरल क्वेश्चन है, वन लाइन में हम लोग इसको डिस्कस भी कर सकते हैं, है ना। घरों में कौन सी होती है? एसी धारा हमको मिलती है। ताप विद्युत केंद्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोयले का प्रयोग किया जाता है। एक अर्धचालक के बाहरी कक्षा में जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसके बाहरी कक्षा में जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, तो इनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत उत्पन्न केंद्र में बॉयलर का प्रयोग नहीं किया जाता? कल बॉयलर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था, है ना। तो किसमें हम लोग बॉयलर का प्रयोग नहीं करते? तो जल विद्युत केंद्र में नहीं करते, बाकी ताप में होगा, परमाणु में होगा। ठीक है, तो किसके अंदर नहीं किया जाता है? तो जल विद्युत केंद्र के अंदर नहीं किया जाता है। किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह पर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। शुष्क सेल बैटरी में धन इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? तो धन इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर बात करें तो कार्बन का प्रयोग किया जाएगा। किसी विद्युत हीटर के प्रतिरोधक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का, नाइक्रोम का, तांबा का, टंगस्टन का। विद्युत हीटर के प्रतिरोधक को बनाने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ का गलनांक कैसा होना चाहिए? देखो, अभी आपने देखा शॉर्ट सर्किट होते हैं, ओवर हीटिंग हो जाती है, ओवरलोडिंग यहाँ पर हो जाती है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज क्या करता है? जब बहुत धारा एकदम से करंट प्रवाहित होने लग जाता है तो फ्यूज क्या करता है? बीच में कनेक्टर होता है, एक तरीके से आप कनेक्टर बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा? बीच में से, जैसे कि हमने यहाँ पर एक डिवाइस लगाया, ये इसके दो वायर है, तो हमने इन दोनों के बीच में एक फ्यूज लगा दिया। जैसे ही बहुत अधिक मात्रा में करंट फ्लो हो रहा है तो फ्यूज वायर का गलनांक जो है काफी कम होता है। बहुत अधिक मात्रा में करंट फ्लो होगा तो ये बीच में से ब्रेक हो जाएगा। अगर ये बीच में से ब्रेक हो गया तो यहाँ पर करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगा।
ठीक है, तो ये क्या करता है, हमेशा हमें सिक्योर बोल सकते हैं ना कि शॉर्ट सर्किट होने से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, तो विद्युत फ्यूज को बनाने में उपयोग किए जाने वाला जो पदार्थ आप प्रयोग कर रहे हैं उसका गलनांक हमेशा कम होना चाहिए। विद्युत फ्यूज को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ किसके मिश्र धातु होते हैं, टीन और तांबा, तांबा और लोहा के, जिंक और तांबा के, सीसा और टीन के, सीसा और टीन के ये बने होते हैं। सेल के बाहरी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा परंपरानुकूल क्या मानी जाती है? सेल का बाहरी परिपथ जो है विद्युत धारा की दिशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव मानी जाती है ना, तो धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। लेक्शांश सेल में किसका घोल प्रयुक्त किया जाता है? हर एक सेल आपने पढ़ा होगा, शुष्क सेल पढ़ा है, डेनियल पढ़ा है। लेक्लांशे की बात हो रही है, लेक्लांशे में किसका घोल प्रयुक्त किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का घोल यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन यंत्र विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का बना होता है? मतलब ऊष्मीय प्रभाव विद्युत धारा का हम लोग किसमें यूज करते हैं? पंखा, टेलीफोन, हीटर में। ऊष्मा के थ्रू आपने देखा ही है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव आप किस में देख सकते हैं? हीटर के अंदर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिजली के फ्यूज का व्यवहार कैसा होता है? क्यों, मतलब क्यों प्रयोग किया जाता है? घर की सुरक्षा के लिए, विद्युत धारा को तेज करने के लिए, कम करने के लिए, तार के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, घर की सुरक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। किसी परिपथ को लघुपतित होना तब कहा जाता है जब उस परिपथ में अत्यधिक प्रतिरोध हो, उस परिपथ में धारा प्रवाहित न हो, उस परिपथ में सामान्य प्रतिरोध हो, उस परिपथ में प्रतिरोध लगभग शून्य हो गया है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब हमारा जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस था वो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, तो वहां पर हम लोग मानेंगे शॉर्ट सर्किट हो चुका है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या करता है, बेसिकली धारा को रोक के रखता है, या बोल सकते हैं कि कम करके, है ना। रेजिस्टेंस बेसिकली अगर कोई बहुत अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको कम कर देगा, थोड़ा रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर लघुपतित हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है उस तार का वो क्या हो गया है, जीरो हो गया है, तभी क्या हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। ओके, विद्युत फ्यूज को बनाने में आपने देखा था सीसा टीन का मिक्सचर होता है ना। विद्युत फ्यूज को बनाने में सीसा का उपयोग किया जाता है क्योंकि वह कुचालक होता है, सुचालक होता है, वह चालक होता है और उसका गलनांक नीचा होता है, वह चालक होता है और उसका गलनांक उच्च होता है। देखो सीसा का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि वह चालक है ना, और उसका गलनांक नीचे होगा। हमने देखा कि हमको कम गलनांक वाले जो पदार्थ है उनका प्रयोग करना चाहिए, तो आंसर भी वैसा ही हो जाएगा। चलिए 86 अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऊर्जा से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड कर लेते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक मैथेन है। सबसे घटिया किस्म का कोयला किसको माना जाता है? पीट को माना जाता है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी किस्म का होता है, तो दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। उत्तम कोटि का कोयले में कार्बन की मात्रा कैसी पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। सीएनजी का पूरा नाम बताइए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मैथेन गैस उत्पन्न होती है। ताप विद्युत ऊर्जा गृह में मुख्य ईंधन कौन से होते हैं? ताप विद्युत ऊर्जा में हम लोग कोयले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कौन ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत है जिसको नवीनीकृत नहीं किया जाएगा? तो लकड़ी को नहीं कर सकते, सूर्य, पवन और समुद्री ज्वार हो सकते हैं। ठीक है, घरेलू खाना बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है ना, जो गैस होती है एलपीजी वो किसका मिक्सचर होती है? द्रवित प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का। तो ये रहा आपका द्रवित प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। ओके, चलिए निम्नलिखित में से गैसोलीन किसको कहा जाता है? पेट्रोल को ही हम लोग गैसोलीन के नाम से जानते हैं, तो यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शन क्या थे? डीजल था, केरोसिन था, प्राकृतिक गैस था। निम्नलिखित में से किसे मार्श गैस भी कहा जाता है? मैथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। असम का डिगबोई शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। मतलब मुझे अपने पूरे स्कूल टाइम की याद आ रही है कि हाँ, हमने ये सारी चीजें स्कूल में देखी थी। 1 ग्राम ईंधन का वायु या ऑक्सीजन में पूर्णता से जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है? 1 ग्राम ईंधन को आप क्या कर रहे हैं? वायु या ऑक्सीजन में जला रहे हैं, ये उसका ऊष्मीय मान है, कैलोरी मान है, ग्राम ऊष्मा या फिर ग्राम जूल है, ये उसका क्या कहलाएगा? ऊष्मीय मान कहलाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए। सबसे अच्छी किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट को माना जाता है। शुरुआत कहाँ से होती है? पीट से होती है। ठीक है, और ये क्या होता है? इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। रॉकेट में प्रयोग की जाने वाली जो ईंधन है उसको नोदक कहा जाता है। ओके, और रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्रवित हाइड्रोजन प्लस द्रवित ऑक्सीजन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। द्रवित हाइड्रोजन प्लस द्रवित ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। चलिए जीवाश्म ईंधन का निर्माण कैसे हुआ है? पेड़ पौधों और जीवों के दबने के कारण हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर
4 को देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में विषैली गैस के रूप में किया गया था? मस्टर्ड गैस का किया गया था। डी आंसर आपका करेक्ट है। ओके, तो ये आज के सेशन में हमने 100 क्वेश्चन तक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, 104 तक हो गया। इसके आगे की सीरीज में हम ट्राई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करें, ठीक है। और कोई टॉपिक ऐसा जो आपको पढ़ना हो ज़रूर से एक बार मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वैसे हम थ्योरी क्लासेस भी करेंगे और ये सीरीज़ भी साथ में चलाएंगे, है ना। तो टॉपिक्स भी आपके कवर हो जाएंगे और क्विज भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।